students, welcome to this amazing platform Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों पिछली लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमने आयंस के बारे में भी देखा था कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए, देन ये वाली वीडियो आके देखिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा सब कुछ बहुत अच्छे से। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो लेक्चर की शुरुआत जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ इस चीज़ से कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन। तो अब मैं बोल रही थी कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, कभी भी सिंगल स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब ये कंबाइन करते क्यों हैं, ये भी तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एटम्स सिंगल स्टेट में क्यों नहीं रह सकते, कंबाइन क्यों करते हैं। अब इसका रीजन ये है, जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक, अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है हम जो हमारा चैप्टर 4 आएगा उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी एक तरीके से ये चीज होती है, कोई भी जैसे हम कंफर्टेबल होते हैं किसी चीज में, लेट अस सपोज बच्चों कि मैंने जैसे सपोज कीजिए ये कोई भी वो है हिल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बॉल को रखा है। अब बताइए कि ये बॉल के यहाँ पर स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी। ये यहाँ तो इधर साइड गिरने की कोशिश करेगी या फिर इधर साइड गिरने की कोशिश करेगी। हालांकि जब ये यहाँ से गिर के यहाँ पर आ जाएगी जमीन में तो यहाँ पर क्या रहेगी, ये स्टेबल रहेगी। एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो स्टेबल का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आप लोगों को अभी जानना है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्टेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे एटम्स होते हैं बच्चों, तो हमारे एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं, वो कंबाइन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करते हैं। अब स्टेबिलिटी गेन कैसे हो सकती है, देखो स्टेबिलिटी गेन हमारी 3 तरह से हो सकती है। या तो हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, अब देखो एक चीज और आपको याद रखनी है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ऑक्टेट का मतलब ये होता है, ऑक्ट का मतलब होता है 8। कोई भी एटम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 से कम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो लेट अस सपोज बच्चों कि किसी भी एटम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है, जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होगा ना। देखो अगर किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है 9 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये वाला 9 इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम है तो वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। किसी के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम्स हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इससे इसको क्या गेन हुई, स्टेबिलिटी गेन हो गई। अब लेट अस सपोज बच्चों कि मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब जब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमें स्टेबिलिटी इसकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, देखो सॉरी, अब जो हमारा बाकी जितने भी एटम्स है वो हमारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, ऑलवेज याद रखना आप लोग कि हाइड्रोजन जो होता है वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब डुप्लेट कंप्लीट कैसे करेगा, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। ठीक है, अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, इनको करना है अपना डुप्लेट कंप्लीट।
इस वाले हाइड्रोजन को चाहिए 2 एटम अपने पास, इसको भी 2 एटम चाहिए, क्या करेगा थोड़ा सा इससे शेयर कर लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हुआ इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गए हमारे H2 बन गया और ये स्टेबल एटम हमारा हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी गेन करनी है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टेबिलिटी गेन तब होती है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको ओरली भी समझ में आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए इधर क्या लिखा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस और शेयर्ड बाय द एटम। मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं या फिर शेयर किए जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं या फिर गेन किए जा रहे हैं। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। मैंने बताया था कि ऑक्टेट क्या होता है और डुप्लेट क्या होता है। ठीक है, इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये इसकी वैलेंसी कहलाती है कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, शेयर कर रहा है या फिर गेन कर रहा है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होगी, बट अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं तो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, कि कितने बॉन्ड वो बना सकता है। नाइट्रोजन मेरे टोटली 3 बॉन्ड बनाता है, तो वो नाइट्रोजन की वैलेंसी हुई 3। ऑक्सीजन मेरे 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 2। वो जितने बॉन्ड बना रहा है, जितने एटम से वो कंबाइन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। यानी द कंबाइनिंग, क्या लिखा है यहाँ पर, द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग जो भी है वो है हमारी वैलेंसी। ठीक है, तो दिस वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the other atoms and other elements to form chemical compounds। इसका मतलब क्या है, जो हमारी वैलेंसी होती है उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यही फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे एटम्स है वो किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी वैलेंसी के बारे में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। किसी भी केमिकल फॉर्मूले को हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं, ये अभी आप लोगों को नहीं आता होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखने के लिए हमें एक टेबल लर्न होनी चाहिए। ये टेबल है वो जो आपको लर्न होनी ही चाहिए। यहाँ पर सोडियम के लिए Na+ है, पोटेशियम के लिए K+, सिल्वर Ag+, कॉपर C+, ये सब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इन चीजों की दी हुई है। इस टेबल के हिसाब से आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। मतलब ये है कोई भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कॉम्पोजिशन की, किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो लेट अस सपोज बच्चों की मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। किसी ने हमसे पूछा है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हमको बताओ। क्या पता है आपको, बता सकते हैं आप लोग? नहीं, बिना राइट के नहीं बता सकते। जब तक आपको ये टेबल ही लर्न नहीं होगी तो आप नहीं बता पाओगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। सोडियम, यहाँ पर सर्च करेंगे कि हम सोडियम कहाँ पर है। सोडियम मुझे यहाँ पर नजर आ गया, ये रहा सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na+, तो मैं यहाँ लिख दूंगी Na+। इसके बाद है मेरे पास क्लोराइड। अब क्लोराइड ढूंढेंगे, क्लोराइड कहाँ पर है, क्लोराइड ये रहा। अब क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl-, तो यहाँ लिखूंगी Cl-। अब क्या करना है मुझे, क्या ये कंप्लीट हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया? नहीं, अब हमें क्या करना है, इनकी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका +1 है, ये -1 है। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दो, मतलब ये है Na-1 यहाँ आ जाएगा, ये -1 Cl+1 यहाँ आ जाएगा। अब चार्जेस को हम लोग लिखते नहीं है, तो चार्जेस को हटा दो, तो ये हो जाएगा मेरा Na1 Cl1 को भी नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो ये क्या हुई मेरी
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो सकता है, हमसे बोला है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लिखना है हमें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब केमिकल फॉर्मूला हमको देना है। तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, इसमें लिस्ट में सबसे पहले सर्च करेंगे कैल्शियम। अब कैल्शियम किधर है, इधर देखो देखो देखो, कैल्शियम ये रहा मेरे पास कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए क्या है Ca+2, ये आया मेरा Ca+2। फिर आता है कार्बोनेट, कार्बन कहाँ पर है इस लिस्ट में, तो कार्बोनेट ये रहा CO3-2। ठीक, तो CO3-2 क्रिस क्रॉस इनकी लीव कर दो, मल्टीप्लीकेशन Ca यहाँ पर Ca-2 यहाँ पर हो जाएगा, CO3+2 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस हमको लिखना नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, -2 से +2 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, तो ये आ जाएगा CaCO3। ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, ये प्लस, तो यहाँ पर ये -1 था, ये +1 था, तो -1 से +1 कैंसिल, क्योंकि होता है ना माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो और एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जिस मैंने आपको गो थ्रू करवाया है कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब के जो हमने फॉर्मूला लिखे हैं, तो किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, आइए आपके उसके लिए ले लेते हैं। अब एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम इस टेबल में कहाँ पर है। मैग्नीशियम इस टेबल में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो Mg+2 मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगी, Mg+2। ठीक है, अब इधर देखो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, अब सल्फेट कहाँ पर है, ये है SO4-2। ठीक है, अब इसकी क्रिस क्रॉस यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा Mg-2 SO4+2, -2 से +2 कैंसिल आ जाएगा, Mg-SO4 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, Mg-SO4। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फिर हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आप 11वीं क्लास में जाकर एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को ये जो टॉपिक है समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट इमेजिनेशन करनी है आप लोगों को, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैं गारंटी देती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो मतलब आप यकीन करिए कि आपको ये टॉपिक बहुत मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। इसमें मतलब 9th क्लास में तो एकदम छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन 11th क्लास में पूरा चैप्टर है, जब आप लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो देखो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दो चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये दोनों क्या होते हैं, आज मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है हमारा 16U। मैंने ये पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा 16U होता है। जैसे कि अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस U को हटा के यहाँ से G लगा देती हूँ, G का मतलब ग्राम होता है, तो ये क्या हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना सा डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। ठीक है, ये बस आपको U हटा के G लगा देना है, वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का है मास जो है हमारा। अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मैंने पढ़ाया था 18U होता है। अब इस U को हटा के मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ 18G, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ठीक, ये होता है GMM, ये होता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना मोल कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं। अच्छा, अब मोल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट कर रही हूँ, तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डजन,
डजन अगर मैं जब भी बोलती हूँ डजन, तो डजन से आपके दिमाग में क्या आता है? डजन से आपके दिमाग में यही आता है कि एक दर्जन यानी 12, कोई भी चीज 12 है तो उसको हम डजन ही तो बोलेंगे। कहीं पे आप लेने जाते हो, केले लेने जाते हो, आप बोलते हो अंकल एक दर्जन हमें केले दे दो, वैसे लोग दर्जन बोलते हैं लेकिन वो डजन होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 1 डजन हमको क्या दे दो, केले दे दो, वो तो क्या करेगा, वो 12 ही तो देगा, ऐसे थोड़ी ये 13 दे देगा, नहीं। तो एक डजन का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, 12 होता है। आपने क्या लिया, बनाना लिया, 12 हुआ। एप्पल लिए आपने 1 डजन एप्पल लिए, 12 लिए। पियर लिए 1 डजन, वो भी 12 ली। तो डजन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 के इक्वल हो रहा है। तो जैसा कि डजन का मतलब 12 होता है, ऐसा ही 1 मोल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जैसा डजन का मतलब 12 होता है, वैसे 1 मोल का मतलब होता है मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है। जैसा कि डजन का मतलब 12 होता है, ऐसा ही 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल पता है मोल क्या है, मोल सिर्फ एक नंबर है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होते हैं, उसी तरह से मोल भी क्या है, एक नंबर है। उस नंबर को नाम दे दिया है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इस नंबर को नाम दे दिया है कि ये एक मोल के बराबर है, ठीक। तो अब इधर मेरे पास देखो, तो बच्चों अब इधर मेरे पास देखो आप लोग, मैं क्या बोलूं आपको, देखो अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपको एक बैग दे रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ कि उस बैग में हमारे 1 दर्जन केले हैं, तो आप क्या नहीं सॉरी, एक दर्जन जो है, 1 डजन जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 डजन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, डजन का मतलब क्या होता है 12, ठीक है। अब आप बोलोगे 12 ऑक्सीजन एटम है ना। मैं बोल रही हूँ आपको एक बैग के अंदर 1 डजन नाइट्रोजन एटम है, क्या बोल रही हूँ, 1 डजन नाइट्रोजन एटम है, तो क्या बोलोगे आप, 12 नाइट्रोजन एटम है ना, यही तो बोलोगे। और अब मैं आपको बोल रही हूँ एक बैग के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो क्या बोलोगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैं यहाँ पर 1 डजन की बदले यहाँ पर 12 रख रही थी, उसी तरह से मैं 1 मोल के बदले यहाँ पर क्या रख दूंगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम, यही तो हुआ इसका मतलब, ठीक है। मैं बोल रही हूँ 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो बस मोल का मतलब यही है कि मोल एक मतलब बोल सकते हैं नंबर है, जस्ट नंबर है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये एक नंबर है, जस्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब मोल कंसेप्ट की हम डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल की जो नंबर प्रेजेंट होता है एक फिक्स्ड वैल्यू में, यानी 6.022 into 10 to the power 23, उसको क्या बोलते हैं, हम मोल बोलते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू, ये कोई किसी ने रखी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन हुई है वैल्यू। दिस नंबर इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रो नंबर, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं Na या फिर N नॉट। तो ये नंबर जो है मेरे पास, इसको क्या बोलूंगी मैं, इस नंबर को मैं बोल सकती हूँ एवोगैड्रो नंबर, इसको Na N नॉट से डिनोट करूंगी। अब मैं हर बार, अब मैं आगे जाके हर बार ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हमारे पार्टिकल्स थे, ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी, इतने Na, मतलब इस नंबर की जगह मैं क्या यूज करूंगी, Na यूज करूंगी या फिर N नॉट यूज करूंगी, ठीक। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज और है, देखो मैंने क्या बोला है, मैंने पहले आपको बोला था जो हमारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम
इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कर लो पहले तक, तो हाइड्रोजन ठीक है, इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो ये क्या हुआ, ये इसका क्या था, ये था ग्राम एटॉमिक मास, ये था इसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम के बराबर होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम का 16 ग्राम के बराबर होता है। अब एक चीज और है, अब इस चीज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 20, सॉरी यहाँ पर 10 to the power 23 करना है, 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का किसके बराबर है, 6.022 into 10 to the power 23 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बराबर है। यहाँ पर मैं 1 मोल ऑक्सीजन का ले लूँ अगर, तो वो हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट के बारे में था, हम अभी थोड़ा सा और इसमें पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से अगर मैं मोलर मास निकालूं हाइड्रोजन का, तो देखो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो किसके बराबर होगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो इससे देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखो अगर मैं बोलूं 1 मोल, अच्छा बच्चों देखो अब मैं बोलूं 1 मोल ऑफ H2O किसके बराबर होगा, वो होगा 6.022 into 10 to the power 23 ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका अगर मैं मोलर मास लिखूं तो मोलर मास किस तरह लिख सकती हूँ मैं लिखूंगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो देखो क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है ना, पूरा H2O एक मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ पर, ठीक। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या था, यहाँ पर था मेरा 18 ग्राम, तो ये आ गया मेरा 18 ग्राम, ठीक है। तो बच्चों अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है, देखो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि, तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, या मोलर मास के इक्वल भी हो सकता है, वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल भी हो सकता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, बट जब हम आगे जाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चंस इसके करेंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको समराइज करने के लिए मैं एक मतलब फ्लो चार्ट लेकर आई हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कैसे, तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल होगा, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन के तो इक्वल होगा ही, लेकिन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के भी इक्वल होगा। ये क्या है, इसका ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक। उसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल होगा, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे, और ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप इजीली मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स हमारे 3 बेसिस पे हो सकते हैं। पहला मास बेस्ड, सेकंड नंबर बेस्ड, थर्ड है मास नंबर बेस्ड। अब मास बेस्ड पे क्या है, मास बेस्ड पे ये है अगर कोई भी हमें दिया हुआ है तो उसको हम उसमें इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, हम उसकी निकालेंगे गिवन मास अपॉन
मोलर मास, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक। अब अगर हमें नंबर बेस दिया हुआ है तो नंबर बेस हम लोग कैसे निकालेंगे? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक। गिवन पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं एन ए से, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। हमसे क्या पूछा है? हमसे बोला है 5 ग्राम्स कैल्शियम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो 5 ग्राम्स हमें क्या दिया हुआ है? ये मास गिवन है। अब मास गिवन है तो मास बेस हमें कैसे निकालना पड़ेगा? m अपॉन m से। तो कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो देखो कैसे निकालेंगे? स्मॉल m क्या है हमारा? स्मॉल m है मेरे पास 5, ठीक। 5 अपॉन, अब कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो होता है हमारा 40U, जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे 40, ठीक। तो 5 अपॉन 40 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 8। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 अपॉन 8। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए 0.2 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम के अंदर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालने हैं। अब 0.2 हमें मोल दिया हुआ है, यानी n का नंबर हमें n दिया हुआ है। जब n जिसमें गिवन होता है तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? ये होते हैं, हमें ये निकालना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो n इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल n अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक। n कितना? अब हमें ये निकालना है, ये हमको गिवन है, तो 0.2 मैं यहाँ पर रखूंगी। n अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो n कितना आ गया यहाँ से? ये आ गया हमारा 1.2 कितना इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब ये वाला जो हमारा लास्ट वाला है मास नंबर बेस। मास नंबर बेस में क्या होता है? हमें मास और नंबर दोनों एक ही साथ निकालने पड़ते हैं, और उसमें आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू n अपॉन n इज इक्वल टू, आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसी तीसरे वाले के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरा ये सेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है, बहुत अच्छी तरह से चमक गया है, तो प्लीज मेरे सेशन को जाके लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।